इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ओटीज चैप्टर नंबर 7 प्रोजेक्ट अप्रेजल अंडर रिस्क यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो रिस्क असेसमेंट है। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिसमें उसने कहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नेट सेविंग टू डीड कंपनी इफ इट लीजेस द जनरेटर, यानी अगर वो जनरेटर को लीज करवा लेगा तो कितनी उसकी बचत होगी, कितनी उसकी सेविंग्स होगी। Now, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है ड्यूरिंग अ टिपिकल ईयर डीड कंपनी एक्सपीरियंस द फॉलोइंग पावर कट आउट। सो नीचे से पावर कट्स बता दिए, यानी नंबर ऑफ पावर कट्स और मंथ्स, यानी फॉर एग्जांपल 3 महीने ऐसे हैं जिसमें कोई पावर कट ही नहीं होगा, जीरो पावर कट होगा। इसमें 2 महीने आएंगे जिसमें एक पावर कट होगा, दैट मीन्स टोटल पावर कट हो गए 2 पावर कट्स। फिर 4 महीने ऐसे होंगे जिसमें 2 दफा पावर कट होगा, यानी टोटल पावर कट्स हो जाएंगे 8, 4 into 2। एंड देयर वुड बी 3 मंथ्स जिसमें हर महीने 3 पावर कट होंगे, तो ये हो जाएंगे 9। यानी पूरे साल में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे टोटल पावर कट कितने हो जाएंगे, 19 + 8 + 2, ये बनते हैं 19 पावर कट्स। अच्छा, क्वेश्चन में उसने कहा कि हर पावर कट के ऊपर मुझे एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जो कि $400 की है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब 19 पावर कट्स पूरे साल में होंगे तो 19 × 400 आपकी पावर कट्स की वजह से कॉस्ट इनकर होती है। ये कॉस्ट टोटल बनती है 7,600 की। इसकी इन कॉन्ट्रास्ट ने कहा फॉर ए $500 पर मंथ डीड कंपनी कैन लीज अ जनरेटर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पावर कट्स। इसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं अगर जनरेटर ले आऊं तो पर मंथ मुझे $500 बेयर करना पड़ेगा और मुझे पावर कट नहीं आएगा। पावर कट नहीं होगा तो फिर मेरी जाहिर ऐसी बात है ये जो कॉस्ट इनकर हो रही है ये भी इनकर नहीं होगी। तो अब अगर मैं लीज करवाता हूं तो 12 महीने के लिए लीज रेंटल मुझे कितना पे करना है, तो 12 × 500 ये बन जाएगा 6,000। तो जनरेटर लाना मुझे लगता है फायदा रहेगा, कम खर्चा होगा। कितना कम खर्चा होगा, वो होता है 1600, यानी जनरेटर ला के मेरे $1600 सेव हो जाएंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1600, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें उससे कहा है व्हाट इज द एक्सकैवेलर कंपनी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स। तो यहां हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हम इसको पढ़ें तो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि हमारे एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं और उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी भी बताती है। तो जब हमने एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स निकालना है दैट मीन्स हम इसकी क्या एस्टिमेट करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू में ये प्रोबेबिलिटी तो पी हो गया, ये यूनिट्स हैं ये होगा एक्स। तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे लेते हो, सबसे पहले तो पी एक्स का कॉलम बनाओगे। पी एक्स क्या होता है, डेटा को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। तो यहां अगर मैं 10,000 को 5% से मल्टीप्लाई करता हूं ये आता है 500। 30,000 को 25% से मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा 7,500। अच्छा, 50,000 को 50% करूंगा तो ये तो 25,000 बनेगा। 40,000 का 15% ये 6,000 हो जाएगा और 25,000 का 5% ये 1250 बनता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए अब क्या करता हूं, इसका टोटल कर देता हूं। तो टोटल जनाबे वाली बनेगा 40,250 का। तो आपका एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ यूनिट्स कितने बनते, 40,250, जो कि अब आप देख सकते हो आपका ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अच्छा, हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, बल्कि फोर्थ क्वेश्चन पे आऊंगा। थर्ड बाय द वे एक ऐसे एरिया में से था जो मुझे डाउट है कि एफएम के सिलेबस में पूछेगा, इसलिए उसको स्किप किया गया। बल जो भी लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस होगा, वो करना चाहेगा तो वो मुझसे डेफिनेटली रब्ता कर सकते हैं।
ठीक है, या कमेंट में बता देंगे तो मैं बता दूंगा। नंबर 4 देखते हैं, तो उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल मेक ए पॉजिटिव नेट प्रॉफिट। ना अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इंफॉर्मेशन देखूं तो कहता है कंपनी ने मॉडल कंस्ट्रक्ट किया प्रॉफिटेबिलिटी का, और नेट प्रॉफिट या लॉस दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक ग्रॉस प्रॉफिट उसके कितने हैं और दूसरे ओवरहेड्स कितने हैं। डेटा में मुझे नजर आ रहा है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटी है ग्रॉस प्रॉफिट की भी और ओवरहेड की भी, तो यहां पे ये मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएंगे। ना ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल कैसे बनेगा, उसकी अगर मैं हेडिंग्स बनाऊं तो पहले मैं देखूंगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या कितना है, उसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी रख लेते हैं। सिमिलरली ओवरहेड्स और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से ओवरहेड को माइनस करेंगे तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और इन्हीं की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोला जा सकता है। ना अब इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे सारी इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहां पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को देखना है जिसकी वजह से पॉजिटिव नेट प्रॉफिट हो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिचुएशन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा 12,000 का, जबकि ओवरहेड्स आएंगे 6,000 के। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 का है और ओवरहेड 6,000 के हैं तो आपका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव ही होगा। तो इस सिचुएशन को मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो बारी बारी रिकॉर्ड करते मैं 1000 में करता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट है 12 का, तो ओवरहेड आएंगे 6 के, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 6,000 का। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो 12,000 का ही है लेकिन ओवरहेड 4,000 के हो जाए, तब भी आपका पॉजिटिव नेट प्रॉफिट होगा 8,000। इस तरह से थर्ड देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट तो 12 का है बट ओवरहेड 3,000 के आ जाए। ये मैं ब्रैकेट में से लिख रहा हूं क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो तब आपका नेट प्रॉफिट 9,000 का बनेगा। और आखिरी से 12,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 2,000 के ओवरहेड्स, तो ये बनता है 10,000 का। तो इन सब सिचुएशन में देखो प्रॉफिट ही आ रहा है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट होता 6,000 का, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 6,000 का, ओवरहेड अगर आ जाते 6,000 के, तो इस पे तो देखो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाता, जीरो। तो अब इस सिचुएशन का चूंकि काम कोई नहीं है मेरी रिक्वायरमेंट में, तो मुझे इसको एस्टिमेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, अगली पॉसिबल सिचुएशन है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो होगा 6,000 का जबकि ओवरहेड होंगे 4,000 की, ये लिख लेते हैं क्योंकि इस केस में प्रॉफिट आएगा 2,000 का। सिमिलरली ये भी बनेगा 6,000 का प्रॉफिट, जबकि ओवरहेड 3,000 के, तो 3,000 के नेट प्रॉफिट, और 6,000 का प्रॉफिट, 2,000 के ओवरहेड यानी 4,000 के नेट प्रॉफिट। इसी तरह से अब 4,000 की सिचुएशन में कि जीपी 4,000 का है और ओवरहेड 6,000 का, ये तो लॉस होगा, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं। 4,000 का ही जीपी, 4,000 के ओवरहेड, इसमें भी क्या आएगा, जीरो। तो ये भी पॉजिटिव नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ पॉजिटिव नेट प्रॉफिट वाली आउटकम्स चाहिए थी। थर्ड सिचुएशन है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो 4,000 का है, ओवरहेड 3,000 के, इसमें 1,000 का प्रॉफिट होगा। और इसी तरह से 4,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, 2,000 के ओवरहेड और 2,000 के क्या आ जाएगा आपके पास, नेट प्रॉफिट। एक आउटकम और है, वो क्या कि 3,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो और 2,000 के ओवरहेड हो, तब भी आपके पास 1,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। 3,000 ग्रॉस प्रॉफिट के साथ बाकी ओवरहेड्स के मिला के आपका नेट प्रॉफिट नेगेटिव ही आ रहा है। तो मैंने सिर्फ वही पोजीशंस ले लिए जिस पे मेरा नेट प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा था। इसकी बनाते ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, तो 12,000 की प्रोबेबिलिटी थी 0.1, 6,000 की है 0.4, 4,000 की भी है 0.4,
और 3000 की है 0.1, जबकि ओवरहेड के साथ जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 6000 की तो है 0.3, ठीक है, 4000 की भी 0.3, 3000 की भी 0.3 और 2000 की है 0.1। इस तरह से 4000 की 0.3, 0.3 और 2 की है 0.1, 0.3, 0.1 और ये 2000 ओवरहेड की 0.1। मैंने तमाम ओवरहेड के साथ उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिखी है। तो अब बनाएंगे इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे आता है? जब आप दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आ जाएगा 0.03, ये 0.1 इंटू 0.3, ये भी 0.03, ये भी 0.03 और फिर ये आएगा 0.01 की। अच्छा, आगे अगर हम देखते हैं तो 0.4 इंटू 0.3 ये आएगा 0.4 इंटू 0.3 ये 0.12 आ रहा है शायद। हाँ जी, 0.4 इंटू 0.3 ये भी 0.12, 0.4 इंटू 0.1 0.01, 0.4 इंटू 0.3 0.12, 0.4 इंटू 0.1 0.04, फिर 0.1 इंटू 0.1 0.01। तो ये मैंने तमाम पॉजिटिव नेट प्रॉफिट की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर ली। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ कि पॉजिटिव एनपीवी से, तो ये मैंने तमाम नेट प्रॉफिट जिसकी पॉजिटिव हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो होगा इसका सम। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये आता है जी 0.55। तो इसका आंसर बनेगा बी 0.55। ठीक है, समझ आ गया ना आप सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट द एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम फॉल, यानी कितने यूनिट्स प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम के फॉल करने चाहिए फॉर द प्रोजेक्ट टू बी रिगार्डेड एज नॉट वर्थवाइल, कि आपको लगे कि प्रोजेक्ट वर्थवाइल है ही नहीं। इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी मालूम करनी है। और सेंसिटिविटी सेल्स वॉल्यूम की कैसे निकलती है? उसका तरीका होता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, को डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन के साथ। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक प्रोजेक्ट की एनपीवी चाहिए और दूसरी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब यहां अगर मैं देखूं तो यहां उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि एड्रिन कंपनी परचेज करेगा मशीन 60,000 की, जिससे हर साल 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे अगले 5 सालों तक। हर यूनिट को हम सेल करेंगे $9 का, जिसपे वेरिएबल कॉस्ट 5 की आएगी, यानी हर यूनिट से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना अर्न करेंगे? वो होगा $4। $9 प्राइस माइनस $5 वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में उसने कहा कि दो तरह की फिक्स कॉस्ट, एक है 14,000 की प्रोडक्शन से और 5,000 सेलिंग एंड एडमिन से, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 19,000 की है एवरी ईयर। जबकि उसने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है। तो यहां सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट की एनपीवी जाननी, वो कैसे निकलेगी? तो इसके लिए ईयर्स 0 में आनी है इन्वेस्टमेंट, फिर ईयर 1 से 5 आपकी आनी है एक तो टोटल कंट्रीब्यूशन, और इसमें से लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट को। ये इस तमाम चीजों के बाद आपकी क्या बनेगी? नेट कैश फ्लो। अब ईयर 0 में तो इन्वेस्टमेंट है कितनी? 60,000 की। कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 4
पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। 10,000 यूनिट्स अगर होंगे तो हर साल कंट्रीब्यूशन होगा आपको 40,000 का। ये एन्युटी में है, ठीक है, ये एन्युटी में है क्योंकि हर साल सेम है, जबकि हर साल जो फिक्स कॉस्ट है वो है 19,000 की। तो आपकी जो नेट कैश फ्लो वो ईयर 0 में तो -60,000 है, जबकि ईयर 1 से 5 में ये बनेगा कितना, 40 माइनस 19 तो 21 का। हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यूज लेंगे। तो ईयर 0 की जो 60,000 कैश फ्लो यही उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, जबकि ये जो ईयर 1 से 5 कैश फ्लो है 21,000, इसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है। तो रेट चूंकि 10% है और 5 ईयर पीरियड है, तो 10% का पीरियड 5 पे हम एन्युटी फैक्टर टेबल में से देख लेंगे। और जब आप टेबल पे गौर करो कि ये है 3.791, ठीक है, जिसके बाद जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 79611 की, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एनपीवी देखूं तो 79611 ईयर 1 से 5 तक की प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें इन्वेस्टमेंट की 60,000 माइनस करते हैं तो ये आपकी एनपीवी बनेगी 19,611 की। तो हमने प्रोजेक्ट की सबसे पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जानी, अब क्या करना है, हमने कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, जिसके लिए एनुअल कंट्रीब्यूशन 40,000 का है। ये भी चूंकि एन्युटी में है तो इसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 3.791, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा। ये जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर बनता है 151,640। तो आप देख सकते हो मैंने एनपीवी भी ली है प्रोजेक्ट की और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन भी लिया। सो अब अगर मैं इससे सेंसिटिविटी निकालूं वो कितनी बनती है, 19,611 एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन 151,640, तो इसका जवाब आता है 12.93%। 12.93% का। लेकिन देखो ये तो परसेंटेज में आ गया, क्वेश्चन उसे परसेंटेज में नहीं बल्कि यूनिट्स में दिया हुआ है, तो क्या करते हैं 12.93% को यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनुअल यूनिट्स कितने वो थे 10,000 के, तो अगर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यूनिट्स में आंसर बन जाएगा जो कि 1293 बनता है। तो ये आपकी ऑप्शन बी है 1293 की। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जिसमें उसने कहा कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू ए चेंज इन फिक्स कॉस्ट। अब उसने फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी पूछी है, तो फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी कैसे आएगी, वो होगा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की एनपीवी जाननी है, तो अब इस क्वेश्चन में उसने पहले ही डेटा प्रेजेंट वैल्यूज में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग इनकम 6300 की है, इन्वेस्टमेंट हमने इसमें की है 5000 की, ये दोनों प्रेजेंट वैल्यूज में है, तो इनको मैं कंबाइन कर दूंगा, यानी 6300 में से 5000 को मैं माइनस कर दूंगा तो 1300 की मेरी प्रोजेक्ट की एनपीवी आ गई। मुझे इसको डिवाइड किस पे करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट पे, जो कि 18250 की है। सो अगर मैं 1300 प्रोजेक्ट की एनपीवी को डिवाइड करता हूं 18250 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास इसकी सेंसिटिविटी आती है जो कि 7.1% है। आंसर इसका 7.1% है, तो ये पहली ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, 7.1%।
इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं इन्वेस्टमेंट हैज ए कॉस्ट ऑफ $12,000, प्रोजेक्ट की कॉस्ट $12,000 है, पेबल एट द स्टार्ट, ये इन्वेस्टमेंट आ गई। द पॉसिबल फ्यूचर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन द फॉलोइंग। तो नीचे उससे प्रेजेंट वैल्यूज उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुझे क्या है इसकी एक्सपेक्टेड एनपीवी बताओ। तो यहां पर भी चूंकि मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल ही बनाना पड़ेगा। तो यहां पर भी जनाब सिचुएशन का डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, मैं हेडिंग देता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 उसकी प्रोबेबिलिटी, इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 और उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो एनपीवी और एनपीवी के साथ आ जाएगी इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और बाद में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। तो पहले जरा डेटा इनपुट कर लेते हैं। तो एक सिचुएशन तो ये है कि 16,000 ईयर 1 की प्रेजेंट वैल्यू और ईयर 2 की 20,000। मैं 1000 में सॉल्व कर रहा हूं तो 16 और 20। दूसरी चांस है कि 16,000 की तो ईयर 1 में है, लेकिन ईयर 2 में -2 की है। तीसरी पॉसिबल आउटकम ईयर 1 में 12 की है, तो ईयर 2 में 20 की। थर्ड में ईयर 1 में तो 12 की, लेकिन ईयर 2 में -2 की। फोर्थ बनेगी कि ईयर 1 में तो -4,000 है, ईयर 2 में 20,000 पॉजिटिव, और -4 एंड -2। इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेते हैं। तो यह 0.15, फिर है 0.60 एंड 0.25, जबकि इधर है 0.75 एंड 0.25। ठीक हो गया जी। अब इनको कंबाइन करके ना जॉइंट एनपीवी निकालते हैं। तो जॉइंट एनपीवी कैसे होगी, मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 में ऐड कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2, और इसमें से माइनस कर देना है मुझे 12,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं ये सब कैलकुलेट करता हूं तो कितना बनेगा, ये बनता है 24,000। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखो तो 16 - 2 14 बनता है, उसमें से 12,000 इन्वेस्टमेंट का माइनस कर दें तो ये बनेगा 2,000 का। फिर 12 + 20 बनता है 32, उसमें से 12 निकाल देंगे तो 20 बच जाएगा। 12 और -2 ये बनता है 10,000। 10,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा -2,000। -4 और 20 ये बनता है 16, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। इस तरह ये -4 और -2 ये होता है -6,000। ये दोनों सालों की प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें से 12,000 की इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा तो -18,000 बनेगा। ये हमारी हर सिचुएशन की एनपीवी है। इनकी क्या करते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिसका तरीका क्या है कि दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.75 से, ये बनती है 0.1125। अच्छा, फिर क्या बनेगा, 0.0375 बन जाएगा। अच्छा, फिर बनता है 0.45 का, 0.15 का, 0.1875 एंड 0.0625 का। तो मैंने हर सिचुएशन में दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करना है, मुझे एनपीवी को उसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, जिसको पी एक्स बोलते हैं, और बाद में आपने इसका करना है सम।
तो मैं ये कंबाइन कर रहा हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, मैं हर एक का आंसर अलग नहीं लिख रहा हूँ। तो 24 इंटू 0.1125 प्लस 2000 इंटू 0.0375, इस तरह से आगे चलते जा रहा हूं मैं। तो ये आंसर आता है 11,100 का। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड एनपीवी होगी वो आंसर बनेगा ए 11,100। राइट, ये कैलकुलेशन को एक दफा देख लो बेशक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वो कहता है identify by clicking on the relevant box in the table below whether the following statement about investment decision method are true or false। ये true or false के ऊपर है। पहली स्टेटमेंट, द डिस्काउंटेड पे बैक मैथड टेक्स इनटू अकाउंट कैश फ्लोज फॉर ऑल पीरियड। तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक मेथड में हम ऑल पीरियड्स की कैश फ्लोज या प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेते। इनफैक्ट इसकी तो वीकनेस ही यही है कि होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं करता। तो ये पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी। सेकंड, द पेबैक मेथड इग्नोर ऑल कैश फ्लोज आफ्टर द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हैव बीन रिकवर्ड। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है जो पहली स्टेटमेंट में उसने कहा। तो अगर पहली गलत थी, दूसरी डेफिनेट ठीक ही होनी थी। थर्ड में कहते हैं द काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रूल इज टू एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न आर लोअर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें ना दो गलती है। नंबर वन, एक लोअर नहीं होना चाहिए था, आपके प्रोजेक्ट का काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होना चाहिए था। ये गलती नंबर एक। गलती नंबर दो कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम कंपेयर कंपनी के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नहीं करते, बल्कि इसकी जगह पे कंपेयर करते हैं टारगेट एआरआर के साथ। तो यहां इस स्टेटमेंट में दो गलती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी, फॉल्स। चौथी स्टेटमेंट पर बात करते हैं तो फोर्थ स्टेटमेंट कहता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रूल इज टू रिजेक्ट द इन्वेस्टमेंट। कहते हैं आईआरआर का रूल ये कहता है कि प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए इफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द आईआरआर। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि अगर आपका आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो ऐसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ही किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, ट्रू। दिस इज ट्रू। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द मशीन डिस्काउंटेड पे बैक। तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं कि हम कैश फ्लोज की सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो 4 सालों की कैश फ्लोज हैं, 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो हम क्या लेंगे, इसका 8% पे हर साल का डिस्काउंट फैक्टर लेके प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये टेबल में, ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल है 8% का। आप डिस्काउंट फैक्टर देख सकते हो कि पीरियड 1 में 0.926 है, 2 में 8.857, फिर 3 में 0.794 और चौथे साल 0.735 का है। ठीक है, ये रहा, ये है। तो चलते हैं जी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। तो ईयर 1 में फैक्टर कितना था, 0.926। तो ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी 9260। ईयर 2 में 15,000 था, डिस्काउंट फैक्टर था 0.857। बल्कि जरा मैं डिस्काउंट फैक्टर ना भूल जाऊं, वो पहले लिख लूं हर एक के। 0.794
एंड 0.735। इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो ये बनेगी 12855। ये ईयर 3 की 20,000 से आ जाएगी 15880। और आगे आता है 19845 का। अच्छा, इसमें हम ईयर 0 इंक्लूड करता हूं मैं, जो कि इन्वेस्टमेंट है 43,000 की, वो आउटफ्लो है। और ईयर 0 की कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू एक ही होती है, क्योंकि ईयर 0 में डिस्काउंट फैक्टर 1 है। इसको डायरेक्टली लिख लिया। तब डिस्काउंटेड पेबैक निकालने के लिए इसकी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाएंगे, क्यूमुलेटिव। तो 0 में तो ये 43,000 नेगेटिव ही होगा। इसमें जब 9260 में ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 33740। अगला बनेगा, यानी जब मैं 12855 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 20885। इससे आगे ऐड करते हैं तो ये आता है 5005। और आगे चलते हैं तो अब पॉजिटिव, अच्छा ये भी नेगेटिव होगा, सॉरी। तो अब कितने का पॉजिटिव हो जाएगा 14840। अच्छा, अब इससे ये तो पता लग गया कि ईयर 3 तक तो नेगेटिव था, तो ईयर 3 तो कम से कम है, और ईयर 4 का भी कुछ हिस्सा है जिसमें जाके आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी की सारी रिकवर हो जाएगी। अब वो कितना हिस्सा वो निकाल लेते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपकी लास्ट नेगेटिव क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो कि 5005 है, उसको डिवाइड करने के नेक्स्ट ईयर की के साथ जो कि 19845 का है। तो इसको सॉल्व करता हूं तो ये आंसर तकरीबन 2 डेसिमल प्लेस में 0.25 बनता है। तो 3 साल तो थे, चौथे साल का 0.25 है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 3 + 0.25, यानी कि 3.25। ये आपकी ऑप्शन डी में देखो अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इन अ प्रोजेक्ट एन इनिशियल कैश आउटफ्लो फॉलोड बाय सेवरल ईयर्स ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, तो शुरू में आउटफ्लो है और बाद में क्या है? इनफ्लो है। कहता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर पर क्या फर्क पड़ेगा ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स डिस्काउंटेड पे बैक ऑफ अ डिक्रीज इन द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज कर जाए। तो पहले बात करते हैं आईआरआर की। देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए ही नहीं है। ठीक है, नो नीड ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन एस्टिमेशन ऑफ आईआरआर। अब हमें चाहिए ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाए या कम हो जाए क्या फर्क पड़ता है? आईआरआर पर तो कोई इफेक्ट इसका नहीं आना था। तो जहां तक बात आईआरआर का ताल्लुक है, तो इस वजह से इसमें तो कोई चेंज नहीं आना था, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा तो कम रेट से डिस्काउंटिंग होगी। कम रेट से डिस्काउंटिंग होने का मतलब ये कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न जो कि बाद में आए हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न इंक्रीज कर जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाएगी, वो अर्ली रिकवर हो जाएगी, है ना। रिटर्न्स जब ज्यादा होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाएगी।
तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो डिस्काउंटेड पे बैक जो है उसको क्या करना चाहिए, वो तो होना चाहिए जी डिक्रीज। तो आंसर क्या बनता है कि आईआरआर में तो कोई चेंज नहीं है, बल्कि जो डिस्काउंटेड पे बैक है वो मेरा डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में कि आईआरआर सेम रहेगा जबकि डिस्काउंटेड पे बैक मेरा डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन 11 देखता हूं मैं। कहते हैं कंपनी वांट्स टू नो हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक बिफोर द क्यूमुलेटेड कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द इनिशियल कॉस्ट विदाउट टेकिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें टाइम पीरियड मालूम हो जाए कि कितने अरसे में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी और इसमें हमने शामिल नहीं करना डिस्काउंटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लेना, तो फिर ये हम पे बैक पीरियड में पता लगेगा। इसका आंसर क्या होगा, ए, पे बैक पीरियड। ठीक है, बहुत सिंपल ही था ये। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए में सेंसिटिविटी ऑफ एनपीवी टू अ चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। कहता है अगर मुझे सेंसिटिविटी निकालनी है किसकी, सेल्स वॉल्यूम की, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सेल्स इनकम। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सेल्स वॉल्यूम के लिए क्या यूज किया जाता है, कंट्रीब्यूशन, सेल्स इनकम नहीं। सेलिंग प्राइस होता तो ये स्टेटमेंट ठीक थी। ए तो गलत हो गया। बी द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, यानी वो बेसिकली ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, जो आपने इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एसिड रिप्लेसमेंट डिसीजन में पढ़ा हुआ है उसकी बात कर रहा है। Convert risky cash flows into riskless equivalent amount which are discounted by CAPM, drive project specific cost of capital। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता। इक्विवेलेंट जो अप्रोच है, इक्विवेलेंट एनुअल अप्रोच है, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एनपीवी को एन्युटी फैक्टर पे डिवाइड करते हैं। तो ये तो यहां नहीं ना हो रहा, यहां तो पता नहीं क्या पैम और पता नहीं क्या बात कर रहा है, तो इसलिए बी स्टेटमेंट भी गलत है। कहते हैं यूजिंग रैंडम नंबर्स टू जनरेट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द प्रोजेक्ट वेरिएबल्स। हम रैंडम नंबर यूज करके डिफरेंट प्रोजेक्ट के वेरिएबल्स डिराइव करें। A simulation model can generate a standard deviation of the expected project outcome। तो फिर हम सिमुलेशन मॉडल को यूज करके इनके स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम कितनी डेविएट कर सकती है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। सिमुलेशन में हमें यह बात मालूम हो जाती है। अच्छा, सी में आंसर मिल तो गया, लेकिन फिर भी डी डिस्कस कर लेते हैं। तो डी स्टेटमेंट कहती है द प्रॉब्लम विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज दैट नाइदर कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड। तो देखो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अनसर्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक थी, लेकिन रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। इनफैक्ट रिस्क और अनसर्टेनिटी में तो डिफरेंस ही यही है, डिफरेंस ही यही है कि रिस्क को मेजर किया जा सकता है, अनसर्टेनिटी को नहीं। चलिए आगे आते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट डिसीजन टू ए चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स वॉल्यूम के लिए सेंसिटिविटी वंस अगेन एनपीवी ओवर कंट्रीब्यूशन आता है। तो यहां प्रोजेक्ट की एनपीवी 200 की दी हुई है, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, और वो आफ्टर टैक्स लेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू, ये सारा डेटा देखो प्रेजेंट वैल्यू में ही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स 4000 की है, वेरिएबल कॉस्ट 2000 की है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 2000 का। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन है बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन में 20% टैक्स भी है, तो इस पे मैं अगर टैक्स ले लूं 20%, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा जी 400 का। और टैक्स को अगर निकाल दें तो आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1600 का। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन निकाला। तो अब सेंसिटिविटी के लिए क्या करेंगे, एनपीवी 200 डिवाइडेड बाय आफ्टर टैक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन 1600। तो ये कितना बनेगा जी, ये बनता है 12.5% का। तो इसका आंसर बनेगा ए, 12.5%।
ठीक हो गया जी। चलिए अब इस क्वेश्चन इसके इस टॉपिक के रादर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहां इस क्वेश्चन में अब उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी मांगी है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं आईआरआर, और आईआरआर में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिफरेंस लेते हैं और बाद में हमने इसको वापस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही डिवाइड कर देते हैं। तब इस क्वेश्चन में कहता है कंपनी इज अप्रेजिंग अ 4 ईयर प्रोजेक्ट, 4 साल प्रोजेक्ट है, ठीक है, विद एन इनिशियल आउटले ऑफ 110,000, उसकी इनिशियल आउटले 110,000 की है, जबकि इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रेंट 40,000 है ईच ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि मुझे अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का है तो उसने बता, अच्छा एक एनपीवी उसने बता दी कि 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने उसकी एनपीवी भी निकाली, वो 16,800 की है। तो मुझे क्या बतानी, सेंसिटिविटी के लिए मुझे चाहिए था आईआरआर। अब आईआरआर के लिए मुझे 2 डिस्काउंट रेट पर एनपीवी कैलकुलेट करनी थी, एक तो 10% पे उसने खुद ही क्वेश्चन में बता दी, एक कोई मैं अपने पास से ले लेता हूं, एक डिस्काउंट रेट कोई मैं अपने पास से ले लेता हूं, तो 20% ले लेते हैं। तो 20% पे ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट है 110,000 की, जबकि ईयर, अब ये 4 साल कैश फ्लो है ना, 4 ईयर प्रोजेक्ट है, तो ईयर 1 से 4 एनुअल कैश फ्लो 40,000 की है, इसको 20% पे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, तो ईयर 0 की तो प्रेजेंट वैल्यू ये 110,000 ही होगी, जबकि यहां ये कैश फ्लो चूंकि एन्युटी में है तो यहां हम ईयर 4 का 20% पे एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना बनता है, टेबल में देखते हैं, एन्युटी टेबल पर चलते हैं, 20% पीरियड 4 ये है 2.589, दिस इज 2.589, तो 2.589 पे जरा एस्टिमेट करते हैं, ये कहां चला गया, ये पहले क्वेश्चन पे आ गया, मैं 1 मिनट, ठीक है। तो 20% पे एन्युटी फैक्टर इज 2.589, जिसका मतलब ये है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी, वो होगा 40,000 इंटू 2.589 की, तो ये बनती 103, ये मैं जरा देखूं, मुझे लगता है मैंने एन्युटी फैक्टर गलत ले लिया, पीरियड 4 का लेना था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये मैंने गलत ले लिया, ये ठीक लिया हुआ, वो कम ही बनेगा ना, टेबल है 20% पीरियड 4 2.589, नहीं ठीक ही लिया हुआ मैंने, हाँ वो कम ही आएगा सर, 20% रेट पे प्रेजेंट वैल्यू कम ही आएगी, वो आती है 103,560, ठीक है, 103,560, जिसके बाद आपकी एनपीवी कितनी होगी, इसमें 110,000 में माइनस कर देता हूं, ये बनती है -6440 का। तो स्मॉल डिस्काउंट रेट और उसकी एनपीवी भी मुझे मालूम हो गई है, हायर डिस्काउंट रेट और उसकी एनपीवी भी मुझे मालूम हो गई है, तो अब मैं आईआरआर पहले तो निकालता हूं, ये कैसे निकलेगा, स्मॉल डिस्काउंट रेट 10% प्लस स्मॉल डिस्काउंट रेट पर एनपीवी वो है 16,800, डिवाइड करेंगे 16,800 में माइनस, और दूसरी जो कैपिटल बी है वो माइनस में ही, तो -6440 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं बिगर डिस्काउंट रेट जो कि 20% मैंने यूज इस्तेमाल किया, -10% स्मॉल डिस्काउंट रेट,
तो अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो IRR आपका आएगा, ये राउंडेड ऑफ आंसर है तकरीबन 17% का। तो हमने क्या किया, पहले तो IRR एस्टिमेट कर लिया। अब जब IRR आ जाएगा तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला था सेंसिटिविटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, IRR 17% माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि 10% है, और इस सबको डिवाइड दोबारा से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करेंगे, तो ये आपका आंसर बनेगा 70% का। ठीक है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना बनेगा, 70%। सो इधर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 70%। ठीक है, तो हमने देख लिया इस क्वेश्चन में, हमने देख लिया कि यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया चैप्टर नंबर 7 के सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो आई होप आप सबको ये सारे अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।